हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 6 प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, तो आज हम लोग इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो अब हम लोग वीडियो को बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है कि ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि वैसे क्षेत्र जहाँ जल अपर्याप्त है अर्थात बारिश की कमी होती है, वहाँ फसलों की सिंचाई की समस्या खड़ी हो जाती है। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए जल प्रबंधन कर अर्थात बारिश के जल को इकट्ठा कर खेतों में इसका उपयोग फुव्वारे अर्थात बूंद बूंद करके जल को पहुंचाया जाता है। यही व्यवस्था ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कहलाता है। यानी कि जब जल को बूंद बूंद करके पौधों को दिया जाता है तो यही व्यवस्था क्या कहलाती है? ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कहलाती है। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। फिर दूसरा नंबर का क्वेश्चन है जो कह रहा है कि जल संचयन क्या है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि धरातलीय तथा भूमिगत जल भंडारों में जल की कमी काफ़ी अधिक हो गई है। भूमिगत जल का निष्कासन अधिकतम सीमा से ज़्यादा होने से तथा उस अनुपात में उसका पुनः परिपूरण नहीं होने से भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। भूमिगत जल का परिपूरण वर्षा जल से होता है। वर्षा जल के अधिक से अधिक उपयोग और संचयन कर भूमिगत जल स्तर को बनाए रख सकते हैं। हमें नदियों, तालाबों, गड्ढों आदि में पानी का संचयन करना चाहिए। इनके संचयन से भूमिगत जल का भंडारण अधिक होगा। वर्षा के दिनों में वर्षा जल का अधिक उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार भूमिगत जल के स्तर को बनाए रखना ही क्या जल संचयन कहलाता है। यानी समझ गए होंगे आप लोग कि जब जल के स्तर को बनाए रखना है कि जल के स्तर में कमी ना हो, उसको बनाए रखने के लिए हमें जल का कम से कम उपयोग करना चाहिए और वर्षा जल का अधिक उपयोग करना चाहिए, इससे कि जल का स्तर बना रहे। यही जल संचयन कहलाता है। तो अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कूड़े कचरों के पुनर्चालन से आप क्या समझते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का भी यहाँ पे आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि कूड़े कचरों के पुनर्चालन का अर्थ यह है कि कूड़े कचरे को गलाकर या किसी अन्य प्रकार से उनका उपयोग दोबारा किया जाता है। यह पुनर्चालन कहलाता है। जैसे प्लास्टिक, कागज, कांच या धातुओं का पुनर्चालन कर नई वस्तुएं बनाई जाती है तथा रसोई घर के नम कचरों का पुनर्चालन कर कंपोस्ट बनाया जाता है, जिसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। यही आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि वाहनों के लिए उत्सर्जन संबंधी मानदंड क्या है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे कि भारत में भी वाहनों की भारी संख्या और अधिक यातायात वाले महानगरों में इन प्रदूषकों के स्तर में वृद्धि पाई गई है। जैसे में हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। वाहनों से उत्सर्जित धुओं में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा अन्य हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। इन प्रदूषकों के स्तरों को नियंत्रित करने हेतु 1988 में सर्वप्रथम यूरोप में उत्सर्जन संबंधी मानदंड लागू किया गया। यही आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। तब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर।
अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि वन तथा वन्य जीव हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों में वन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारे आर्थिक विकास के साधन मात्र ही नहीं है, बल्कि प्राणियों के अस्तित्व बनाए रखने में भी इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आप लोग सोचिए कि यदि पेड़ ये सब नहीं रहे तो कोई भी पृथ्वी पर जीव जीवित नहीं रहेगा। फिर उसके आगे लिखेंगे कि वन नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात नष्ट होने के बाद वनस्पतियों को उगाकर इन्हें पुनः स्थापित किया जा सकता है। वन से हमें औषधि, रेजिन, रबर, तेल, गोंद आदि प्राप्त होते हैं तथा ये वातावरण के ताप को कम करते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। तो वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वातावरण में संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है। आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के उपायों का उल्लेख करें। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर लिखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला हो जाएगा कि राष्ट्रीय उद्यानों का रख रखाव करना चाहिए। दूसरा हो जाएगा कि गैर कानूनी तरीके से वन्य जीवों के शिकार और वन्य जीव उत्पादों के लिए अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और तीसरा उपाय हो जाएगा कि राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों में पारिस्थितिकी का विकास होना चाहिए। और चौथा हो जाएगा कि वन विनाश पर रोक लगाना चाहिए। और पांचवा हो जाएगा कि वन क्षेत्रों में वृद्धि यानी कि वृक्ष अधिक से अधिक लगाना चाहिए। और छठा हो जाएगा कि वन जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता लाना चाहिए। इससे कि वन तथा वन जीव को संरक्षण हो सकता है। तो यही आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर लिखेंगे कि 1970 के दशक में गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर स्थित रेनी ग्राम में स्थित इमारती लकड़ी के ठेकेदारों के हाथों वनों का विनाश रोकने के लिए स्थानीय स्त्रियों ने पेड़ों से चिपककर एक जन आंदोलन किया था। 3 सदी पूर्व राजस्थान के खेजरी ग्राम में पेड़ों से चिपककर स्त्रियों ने जान देने की घटना की याद में लोगों ने इस आंदोलन को चिपको आंदोलन का नाम दिया। इस आंदोलन का समर्थन सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया। इस आंदोलन ने न केवल ठेकेदारों को हरे भरे वृक्षों को काटने से रोका, बल्कि सरकार एवं आम नागरिकों का ध्यान पर्यावरण सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की ओर खींचा। तो यही आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलते हैं इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि जल संचयन क्यों जरूरी है। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जल संचयन इसीलिए जरूरी है ताकि आने वाले समय में यानी भविष्य में जल की समस्याओं का सामना न करना पड़े। आबादी बढ़ने से जल की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और वर्षा भी समय समय पर नहीं होती है एवं फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें जल का संचयन करना जरूरी है। आप लोग लिख लेंगे। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर।
9 नंबर क्वेश्चन है कि बांध से क्या लाभ होता है बताएं। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर लिखेंगे कि बांध से निम्नलिखित लाभ है। पहला लाभ यह है कि इससे जल के अधिकतम मात्रा को एक जगह एकत्रित किया जाता है, यानी जल के अधिकतम मात्रा को एक जगह बांध बनाकर रोक दिया जाता है। फिर दूसरा लाभ हो जाएगा कि इससे बिजली उत्पन्न की जाती है। और तीसरा लाभ होगा कि बांध से सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता को बनाए रखती है। बांध है जो हमें कभी भी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है तो बांध से जल हम फीटर या मोटर के द्वारा लाते हैं अपने खेतों में और फसलों को पटाते हैं। फिर यहाँ पे चौथा हो जाएगा कि लाभ की बांध के नज़दीक बसे लोग धान और ईख की खेती कर जल का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। यानी कि वैसे लोग जो बांध के नज़दीक रहते हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा धान और ईख यानी कि खेती करना ज़्यादा पसंद करते हैं और उसमें जल का भी अधिक उपयोग किया जाता है। तो यही इसका लाभ हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं इसके अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि बांध से क्या हानि होती है बताएं। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। इसका भी आंसर इसी प्रकार लिखेंगे कि बांध से निम्नलिखित हानियाँ होती है। पहला हानि हो जाएगा कि इसके लिए बड़े मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है, यानी कि जहाँ पे बांध बनाया जाता है वहाँ पे अधिक से अधिक भूमि चाहिए। और दूसरा हानि हो जाएगा कि बांध के नज़दीक स्थित लोगों को दूर जाकर बसना पड़ता है, यानी कि बांध के नज़दीक में कोई भी किसी भी व्यक्ति या घर को वहाँ पे नहीं रखने दिया जाता है। उनसे कहकर उन्हें बांध से दूर भेजा दिया जाता है ताकि वह दूर जाकर कहीं रहें। और तीसरा हानि यह है कि बांध टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। उनको अगर वो बांध के पास में रहते हैं तो उनको यह डर होता है कि अगर कहीं बांध टूट गया तो हम लोग दह कर कहीं भी जा सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है, इससे जान भी जा सकती है। तो आप लोग यही लिख लीजिएगा हानि में। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन क्या है, हमें वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो आइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे कि चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने अंगूर के वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। फिर उसके बाद लिखेंगे कि हमें वनों का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि वन देश की बहुमूल्य संपदा है तथा ये प्रकृति के नवीकरणीय स्रोत हैं। वन वातावरण में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं तथा यह मिट्टी के कटाव या बहाव को रोकते हैं एवं यह बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिसके कारण वर्षा होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, इसीलिए हमें वन का संरक्षण करना चाहिए। तो अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी आयु के विद्यार्थियों की जीवन शैली के परिवर्तन में आप कौन से 4 सुझाव देना चाहेंगे जिससे हमारे उपलब्ध संसाधनों के संपोषण को प्रोत्साहन मिल सके। तो आइए यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं, जो कि यह 5 नंबर के क्वेश्चन में आ चुका है। यहाँ पे यह क्वेश्चन और यह क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इसका आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर लिखेंगे ऐसे तो आपको 5 नंबर कन्फर्म मिलेगा। चलते हैं अब हम लोग इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि संसाधनों को संपोषित करने के निम्न सुझाव हैं। पहला, हमें पानी की बचत करना चाहिए। दूसरा,
सुझाव देंगे कि हमें बिजली की बचत करनी चाहिए। और तीसरा कहें सुझाव देंगे कि प्लास्टिक जैसे कचरों का पुनर्चक्रण कर उपयोग करना चाहिए, पुनर्चक्रण या पुनर्चालन कर उपयोग करना चाहिए। फिर चौथा सुझाव देंगे कि प्रदूषण उत्सर्जी वाहनों का उपयोग कम करना चाहिए, जिससे वातावरण में हानिकारक गैसों का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा उत्पन्न ना हो। तो आप लोग इसका यही आंसर लिख लीजिएगा। तो जिन लोगों को भी यह वीडियो पसंद आया हो वो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी ऑल कर देंगे, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।